मैं बिकनी वगैरह नहीं बनूंगा। अगर नंगे जाओगे तो मारे जाओगे। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। सलमान खान आज बॉलीवुड के न केवल टॉप एक्टर में गिने जाते हैं, बल्कि उनकी फिल्मों का कंटेंट भी साफ सुथरा होता है, जिन्हें पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। क्योंकि उनकी फिल्म में न तो कोई बिंदास सीन नजर आएगा और न ही नजर आएगा कोई किसिंग सीन। लेकिन ऐसा करियर की शुरुआत में नहीं था, क्योंकि सलमान तब हर तरह के सीन करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन 21 दिसंबर 1990 को आई बागी रेबेल फॉर लव फिल्म में सलमान ने एक सीन ऐसा दिया कि इसके बाद उन्होंने अपने लिए कुछ रूल बना लिए थे, जिसका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुछ और जानकारियां शेयर कर दें। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी बागी रेबेल फॉर लव की कहानी का आइडिया था खुद सलमान खान का, जबकि इसे कहानी का रूप दिया था जावेद सिद्दीकी ने। नेहा आर्ट्स बैनर तले निर्माण किया था नितिन मनमोहन ने, निर्देशन किया था दीपक शिवदासनी ने, और मेन कास्ट में सलमान खान के साथ नजर आई थी नगमा। सपोर्टिंग कास्ट में थे मोनिश बहल, किरण कुमार, प्रदीप रावत और शक्ति कपूर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। कसम से बड़ी है कसम प्यार की। आनंद मिलिंद के संगीत तले गीत लिखे थे समीर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गीत रखे गए थे एल्बम में। विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर लॉन्च बागी रेबेल फॉर लव का गीत संगीत सुपर हिट था, क्योंकि इसकी तब करीबन 15 लाख ऑडियो कैसेट बेची गई थी, जिस वजह से ये साल का छठा सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। वैसे बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की, तो अभिजीत भट्टाचार्य व कविता कृष्णमूर्ति का गाया चांदनी रात है, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और अमित कुमार अनुराधा पौडवाल का गाया कैसा लगता सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। वैसे इन सभी गीतों में कैसा लगता ऐसा गीत भी था जिसकी उस टाइम रेडियो के फरमाइशी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा डिमांड थी, और इसी डिमांड को देखते हुए गायक अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति समेत संगीतकार आनंद मिलिंद को भी 36वें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला था। लेकिन तीनों ही अपने अपने अवार्ड हार गए थे। अब अवार्ड तो हारना ही था, क्योंकि इस साल आशिकी फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ करीबन 1.5 करोड़ कैसेट बिकी थी, और आशिकी का रिकॉर्ड ऐसा जिसे फिर कोई नहीं तोड़ पाया। इसलिए 36वें फिल्म फेयर में गीत संगीत से जुड़े सभी अवार्ड पर आशिकी फिल्म का ही कब्जा था। इसके अलावा चांदनी रात और टपोरी ऐसे गीत थे जिनका संगीत उठाया गया था साउथ के बेहद पॉपुलर संगीतकार इलिया राजा के कंपोज किए गीतों से। टपोरी गीत का संगीत लिया गया था सन 1988 में आई एक तमिल फिल्म अग्नि नक्षत्रम के गीत राजाती राजा से, और न केवल संगीत बल्कि इस गीत के डांसिंग स्टेप भी इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा चांदनी रात का संगीत साल 1989 में आई एक तमिल फिल्म पुदु पुदु अर्तगल के गीत कल्याणा मलाई से लिया गया था। चांदनी रात है तू मेरे साथ है। करीबन 2 घंटे 36 मिनट की बागी रेबेल फॉर लव को IMDb की तरफ से मिली 5.8 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो करीबन 1.25 करोड़ के बजट में बनी बागी 4 करोड़ के आसपास की कमाई कर हिट रही थी, और साल 1990 की 7वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई थी। दोस्तों बता दें कि सलमान खान ने अपना करियर निर्देशक शशिताल नायर के बतौर असिस्टेंट साल 1988 में जैकी श्रॉफ की फलक से शुरू किया था, जिसके बाद इसी साल आई बीवी हो तो ऐसी से बतौर एक्टर डेब्यू करने के बाद साल 1989 में मैंने प्यार किया कि ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद सलमान खान रातों रात बड़े स्टार भी बन गए थे। अब पिता सलीम खान तो थे ही बड़े राइटर, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी लिखी थी। इसलिए सलमान खान के माइंड में भी कहानियों के नए नए आइडिया आते रहते थे, और इसीलिए बागी रेबेल फॉर लव की बेसिक कहानी का आइडिया भी दरअसल सलमान का ही था, और सलमान के दिए इस आइडिया को फिल्म की स्टार्टिंग नंबरिंग में भी मेंशन किया गया था। इसके अलावा उस टाइम एक ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि सलमान खान इस फिल्म का खुद निर्देशन भी करने वाले थे, लेकिन बाद में सलमान खान ने क्लियर कर दिया कि उनका फिल्म निर्देशित करने का कोई इरादा नहीं था। अब सलमान खान चाहे निर्देशन करना चाहते हो या नहीं, लेकिन फिल्म का निर्माण नितिन मनमोहन की जगह पहले राजू मवानी कर रहे थे। लेकिन हीरोइन और कहानी को लेकर बात बिगड़ गई, क्योंकि राजू ने बतौर मेन हीरोइन शिल्पा शिरोडकर को साइन किया था, जबकि राइटर जावेद सिद्दीकी और निर्देशक दीपक शिवदासनी शिल्पा की जगह किसी नई हीरोइन को मौका देने के पक्ष में थे। अब दीपक शिवदासनी जहाँ रितु शिवपुरी को लेना चाहते थे, तो जावेद सिद्दीकी नगमा को लेना चाहते थे। हालांकि जब रितु ने कन्फ्यूजन दूर कर दी तो दीपक भी नगमा के नाम पर सहमत हो गए थे, लेकिन राजू थे जो शिल्पा शिरोडकर के नाम पर ही अड़े रहे। इसलिए मजबूरी के चलते दीपक शिवदासनी ने फैसला किया कि शिल्पा के नाम पर वे तभी सहमत होंगे जब शिल्पा उन्हें 52 दिनों के लिए लगातार डेट्स दे दे। जिसके बाद राजू की इसी तरह न केवल निर्देशक दीपक शिवदासनी से बहस होती रही,
बल्कि राइटर जावेद सिद्दीकी से भी कहानी को लेकर हुए झगड़े के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। जिसके बाद एंट्री हुई निर्माता नितिन मनमोहन की, जो तब महासंग्राम फिल्म का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अब नितिन मनमोहन की भी निर्देशक दीपक शिवदासनी से अक्सर मेकिंग के दौरान कुछ पॉइंट को लेकर बहस होती रहती थी। ऐसे में सलमान खान नितिन मनमोहन का पक्ष लेने की बजाय निर्देशक दीपक शिवदासनी का पक्ष लेते थे। इसलिए कहीं ना कहीं नितिन मनमोहन सलमान खान से भी नाराज थे और फिल्म रिलीज होने के बाद ये नाराजगी उन्होंने जाहिर भी कर दी। नितिन ने कहा कि सलमान मैंने प्यार किया की कामयाबी के बाद खुद को बड़ा स्टार समझने लगे हैं, इसलिए नए नए स्टारडम की वजह से उनमें एटीट्यूड की कमी है। और यहाँ तक कि सलमान खान खुद की फिल्मों में पिता सलीम खान से भी इंटरफेयर करवाते हैं और मेकर्स पर दबाव डलवाते हैं। हालांकि सलमान खान ने तब नितिन मनमोहन की बातों को लेकर कोई खासा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि एक गलत बात उनका करियर खराब कर सकती थी। इसलिए सलमान खान तब इस तरह के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी एक ये बात तो सच ही है कि इसके बाद भी सलमान खान के माइंड में नई नई कहानियों की आइडिया देने का कीड़ा बिलबिलाता रहता था, जिन पर फिल्म बनाने के लिए वे मेकर्स को कन्विंस कर ही लेते थे। सलमान ने इसके बाद साल 1993 में चंद्रमुखी फिल्म का आइडिया दिया था। वहीं साल 2010 में आई वीर और साल 2019 में आई दबंग 3 की कहानियां तो खुद सलमान की लिखी थी। बागी रेबेल फॉर लव से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो ये नगमा की डेब्यू फिल्म थी और नगमा ने जब ये फिल्म साइन की थी तब उनकी उम्र महज 15-16 साल ही थी। लेकिन बावजूद इसके उन पर निर्देशक दीपक शिवदासनी के साथ अफेयर का आरोप लगा था, जो कि खुद दीपक की पत्नी ने उन पर लगाया था। लेकिन नगमा ने इन आरोपों को तुरंत ही खारिज कर दिया था और कहा था कि दीपक और उनकी पत्नी के झगड़े के बीच बेवजह उन्हें दोष दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब मामला रफा दफा होने के बाद भी बागी फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद नगमा न तो अपने करियर को बूम दे पाई और न इसके बाद सलमान खान की कभी हीरोइन बन पाई। अब नगमा को सलमान खान के साथ काम करने का मौका भी मिला तो साल 2000 में आई चल मेरे भाई फिल्म में, जिसमें नगमा केवल स्पेशल अपीयरेंस में ही थी। वैसे चल मेरे भाई ऐसी फिल्म भी थी जिसके निर्माता नितिन मनमोहन थे, लेकिन तब सलमान खान बड़े स्टार बन चुके थे, इसलिए उनसे पंगा लेना तब महंगा पड़ सकता था। इसीलिए नितिन मनमोहन ने तब सलमान खान से पुराने मतभेद बुलाकर साथ काम किया था। वैसे अब ये बात तो सलमान को भी अच्छे से पता है कि बागी रेबेल फॉर लव को कामयाब बनाने में निर्माता नितिन मनमोहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनके एक आइडिया ने भी खूब काम किया था। क्योंकि दरअसल हुआ ये कि नितिन ने उस टाइम स्पेशली कारों के लिए ढेरों ऐसे स्टिकर बनवाए थे जिन पर इंग्लिश में लिखा था शटअप आई एम बागी नेसेसरी हॉकिंग बीवेयर, जिसका हिंदी में मतलब है चुप रहो मैं बागी हूँ, बेवजह हॉर्न बजाने वालों सावधान। इसके अलावा वो शख्स भी नितिन मनमोहन थी जिन्होंने रिलीज डेट घोषित होने के बाद टप टप टपोरी जैसा गीत लास्ट मोमेंट पर फिल्म में जोड़ा था और इस गीत में सलमान खान के साथ मिथुंदा की डिस्को डांसर फिल्म की हीरोइन किमी यशपाल नजर आई थी। अब वो किस्सा बताते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि सलमान खान करियर की शुरुआत में हर तरह के सीन करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन बागी में उन्होंने एक ऐसा सीन शूट किया था जिसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए अपने कुछ रूल बना लिए थे और इस तरह के सीन करने से तौबा कर ली थी। अब सीन कुछ यूं था कि सलमान खान को बागी फिल्म में बिकिनी पहननी पड़ी थी। अब सीन कुछ यूं था कि सलमान खान को बागी फिल्म के एक सीन में बिकिनी पहननी पड़ी थी और बिकिनी पहनकर उन्हें कॉलेज में भी भागना था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म के सेट पर खड़े सभी लोग उनके पीछे पीछे भागने लगे। इस वजह से खुद सलमान खान भी सीन को कभी नहीं भुला पाते और बताते कि उस वक्त उनकी हालत काफी पतली थी, क्योंकि उन्हें जान और लाश दोनों बचाकर भागना इतना मुश्किल हो गया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। बस इसी वजह से सलमान खान ने आखिरकार तब इस तरह के सीन करने से तौबा कर ली थी। अरे जब हाथी ने पहन लिया है तो चूहा भी पहन लेगा। थोड़ी बात अब फिल्म के टाइटल को लेकर करें तो बागी टाइटल से रिलीज हुई ये पहली फिल्म थी, जिसके बाद साल 2000 में संजय दत्त की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन इसके बाद इस टाइटल पर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने कब्जा कर लिया और साल 2016 में पहली बागी बनाने के बाद 2018 में आई बागी 2 और फिर 2020 में आई बागी 3 में भी बतौर मिनी हीरो नजर आए। और अब चर्चा ये भी है कि साल 2024 में बागी 4 भी रिलीज हो जाएगी। वैसे सलमान खान की बागी सभी बागी में ऐसी फिल्म है जिसके टाइटल के पीछे रेबेल फॉर लव जोड़ा गया था। हालांकि रेबेल फॉर लव फिल्म के सर्टिफिकेट में कहीं मेंशन नहीं किया गया था और ना ही मेंशन किया गया था फिल्म के DVD कवर पर। इसके बाद कुछ बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो बागी रेबेल फॉर लव की इंडोर शूटिंग जहां मुंबई के स्टूडियो के अलावा मुकेश मिल में हुई थी, वहीं आउटडोर सीन ऊटी तमिलनाडु में फिल्माए गए थे। फाइनली बागी रेबेल फॉर लव की कहानी के प्लॉट पर इसके 1 साल बाद
1991 में संजय दत्त की सड़क फिल्म भी रिलीज हुई थी। यानी दोनों फिल्में वैश्यावृत्ति के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए दोनों ही फिल्में सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट के साथ पास हुई थी। यानी दोनों फिल्मों को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को देखना अलाउड नहीं था। लेकिन बावजूद सिमिलर प्लॉट के सड़क ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब जमकर कमाई की थी। हालांकि बागी फिल्म की कहानी को पर्दे पर अच्छी तरह उतारने के लिए सलमान खान रेड लाइट एरिया भी गए थे, जहां वे 8 अलग अलग लड़कियों से मिले थे और उनकी राय जानी थी। वैसे एक बात यह भी कि सलमान खान बागी रेबेल फॉर लव के साथ तब सनम बेवफा की शूटिंग भी साथ साथ ही कर रहे थे और सनम बेवफा की शूटिंग पहले खत्म भी हो गई थी। लेकिन सलमान खान को सनम बेवफा की बजाय बागी रेबेल फॉर लव की कहानी पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए बागी को पहले रिलीज कराने के लिए सलमान ने सनम बेवफा की रिलीज डेट आगे खिसका दी थी। लेकिन बावजूद इसके सनम बेवफा बागी पर भारी रही और कहीं ज्यादा कमाई करने में भी कामयाब रही। ओल्ड इज गोल्ड में बागी रेबेल फॉर लव पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।